अहियापुर में बस एक ही डॉक्टर का क्लिनिक था, डॉक्टर विकास। इसलिए हमेशा इस क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, ललित अपने पेट दर्द से परेशान होकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर जी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर जी। डॉक्टर ने ललित के पेट की जांच की और बोला, लगता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। बाहर का खाना खाकर तुमने अपना ये हाल कर लिया है। पर डॉक्टर, मैं तो बाहर का खाना खाता ही नहीं हूँ। याद करो, तुमने जरूर कुछ ना कुछ बाहर का खाया ही होगा। हाँ, याद आया। 2 रोज पहले मैंने एक शादी में खाना खाया था। तो बस हो गई फूड पॉइजनिंग। अब हो जाओ जल्दी से एडमिट। हे भगवान। डॉक्टर ललित हर छोटी मोटी परेशानी के लिए भी लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताकर उन्हें एडमिट कर दिया करता था। एक बार की बात है, डॉक्टर विकास ने एक नई नर्स को काम पर रखा। उस दिन मयूर अपनी पत्नी का चेकअप करवाने आया था। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है, पर आगे कुछ बोल नहीं सकते। मतलब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। शायद नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। सिजेरियन ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। क्या? उसमें 15,000 खर्च जाएंगे। तुम उसका इंतजाम करके रखो। ठीक है डॉक्टर। जैसे ही मयूर और बिंदु रूम से बाहर गए तो वो नर्स डॉक्टर के पास आई। ये क्या डॉक्टर, आपने उस औरत को सिजेरियन क्यों बोला? उसकी प्रेगनेंसी तो एकदम ठीक है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? मुझे तुमसे ज्यादा पता है। ओ होगा, पर इतना तो मैं भी जान गई कि आप लोगों को लूट रहे हैं। अगर नहीं लूटूंगा तो तुम्हारी सैलरी कहाँ से आएगी? पर सर, ये तो गलत है। गलत सही ये सब तुम मुझे मत बताओ। चुपचाप अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो याद रखना, काम से निकाल दी जाओगी। समझ गई? ये नर्स डॉक्टर की ऐसी लूट से परेशान थी। उसे ये सब सही नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकती थी। उसने अपने पति से बात की। ये डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को लूट रहा है। नर्स ने अपने पति को डॉक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाया। मेरी नौकरी अभी अभी लगी है, मुझे काम की जरूरत भी है, वरना इस लूट का काम हरगिज नहीं करती मैं। तो फिक्र मत कर, ऐसे गलत काम में हमें शामिल नहीं होना है। तू आज ही मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी लेकर सब कुछ बता दे और फिर इस्तीफा दे देना। पर फिर हमारा घर कैसे चलेगा? भगवान है ना, तुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। तू फिक्र ना कर। और तब तक मैं ऑटो चला रहा हूँ। हम भूखे थोड़ी ना मरेंगे। नर्स के पति ने उसका हौसला बढ़ाया और नर्स तैयार हो गई चिट्ठी लिखने के लिए। नर्स ने मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी में सब कुछ बता दिया कि कैसे डॉक्टर भोले भाले गरीबों को लूटता है और उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम बताकर पैसे ऐंठता है। अगले दिन जब नर्स अपनी जॉब पर पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर अचानक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां आया। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने उस औरत को चेक किया। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। हमें इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा। आपको कैसे पता इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हो, भगवान नहीं हो। ना आपने इनके स्टमक का सैंपल चेक किया है, ना इनके टेस्ट लिए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? अनुभव भी कोई चीज होती है। डॉक्टर को सालों का अनुभव होता है। लेकिन आज हम आपको एक नया अनुभव देंगे। वो औरत एकदम ठीक ठाक खड़ी हो गई। आदमी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं। हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी, इसलिए हम यहाँ आपको रंगे हाथों पकड़ने आए थे और आप पकड़े गए हैं। क्या? तभी पुलिस अंदर आई और डॉक्टर को हथकड़ियां पहना दी गई। आपका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और मरीजों को लूटने के जुर्म में आप पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर को पुलिस पकड़ कर ले गई।
और फिर उस मेडिकल ऑफिसर ने पूछा। यहाँ नर्स रेनू कौन है? नर्स आगे आई। थैंक यू, आपने अपना काम बखूबी किया। इन जैसे कुछ लालची डॉक्टरों की वजह से मेडिकल प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है, पर नर्स आपने इस डॉक्टर की असलियत सबके सामने लाकर साबित कर दिया है कि मेडिकल प्रोफेशन अब भी एक नोबल प्रोफेशन है। थैंक यू। आपको हेड नर्स की पोजीशन पर प्रमोट किया जा रहा है और जल्दी इस क्लिनिक में एक न्यू डॉक्टर आएंगे। थैंक यू नर्स रेनू। अगर नर्स रेनू डॉक्टर की धमकी से डर जाती तो उसे ना चाहते हुए भी गलत काम करना पड़ता, पर नर्स रेनू ने सच्चाई का रास्ता चुना और शायद इसीलिए उन्हें अपनी अच्छाई का अच्छा फल मिला। नानकपुर गांव में करिश्मा और आरव अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनके पिताजी टीबी के मरीज थे। वे दिन भर खटिया पर पड़े रहते। करिश्मा का 2 मंजिला मकान था। नीचे के फ्लोर पर वे लोग रहते थे और ऊपर किराएदार। उनके घर कोई कमाने वाला तो था नहीं, इसीलिए किराए से ही उनके घर का खर्चा चलता था। करिश्मा आरव के घर पर श्यामलाल नाम का किराएदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्यामलाल की नजर करिश्मा आरव के मकान पर थी। पता नहीं ये मकान मालिक बुढ़ा कब मरेगा। इसके मरते ही हम इस मकान पर अपना दावा कर देंगे। लेकिन इसके 2 शैतान बच्चे भी तो हैं। अरे बच्चों की कौन सुनेगा। मैंने मानव तस्करों से बात की है, इन दोनों को बेच देंगे। और गांव वाले पूछेंगे तो? गांव वालों से कह देंगे कि लड़की एक लड़के के साथ भाग गई और लड़का एक लड़की के साथ भाग गया। कैसे भी ये बुढ़ा मर जाए तो मकान अपना। गांव में एक अमीर परिवार रहता था जिसके सदस्यों का विदेश में आना जाना था। उनके घर का एक आदमी अमेरिका से 2 सफेद चूहे लाया था। चूहों में कोरोना बीमारी के कीटाणु थे। कुछ दिन बाद जब वो चूहे मर गए तो उन्हें ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया। जिन लोगों के भी उन चूहों पर पैर पड़े वे कोरोना से ग्रसित हो गए। जल्दी ही बीमारी पूरे गांव में फैलने लगी। करिश्मा आरव के पिता पहले ही टीबी के मरीज थे। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कोरोना ने उन्हें भी चपेट में ले लिया। आरव और करिश्मा के ऊपर भी बीमारी की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वे अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाते थे। आरव पिताजी के डॉक्टर को बुलाकर लाया। अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाने के बाद तुम दोनों अपने हाथों में सैनिटाइजर जरूर लगाना, वरना बीमारी तुम्हारे अंदर भी पहुंच सकती है। आरव तुरंत मेडिकल से सैनिटाइजर लेने जाता है। किराएदार श्यामलाल डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है। अब हमें बस इतना करना है कि रोजाना इनका सैनिटाइजर चुरा लेना है, फिर ये दोनों बच्चे भी बीमारी से मर जाएंगे। श्यामलाल रात में चुपके से नीचे जाता और करिश्मा और चिंटू का सैनिटाइजर चुरा लेता है। अगले दिन आरव ने देखा कि सैनिटाइजर गायब है। करिश्मा, तू सैनिटाइजर का डिब्बा खा गई क्या? कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो दूसरा सैनिटाइजर ले आ। आरव फिर से मेडिकल जाकर नया सैनिटाइजर लेकर आता है, लेकिन अगले दिन सैनिटाइजर फिर गायब हो जाता है। ऐसा 3-4 दिनों तक लगातार होता रहा। एक दिन करिश्मा श्यामलाल के पास किराया मांगने गई। अंकल, किराया दे दीजिए, पापा की दवाइयाँ और सैनिटाइजर लाना है। श्यामलाल बीमार होने का दिखावा करने लगा। बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस बार किराया नहीं दे पाऊंगा, अगली बार ले जाना। वो अपने पिता को खाना और दवाइयाँ भी नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि उनके पास सैनिटाइजर भी नहीं था। दोनों भाई बहनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर रोने लगे। कुएं में से एक जिन्न बाहर निकलता है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हमारे पिता बीमार हैं, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है। अगर हम अपने पिता को खाना या दवा खिलाने के बाद हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगाते तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे।
जिन दोनों को एक जादुई सैनिटाइजर देता है। बस इतनी सी बात, ये लो, ये जादुई सैनिटाइजर ले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। करिश्मा और आरव खुश होकर घर पहुंचते हैं। पिताजी देखिए हमें क्या मिला है, जादुई सैनिटाइजर। पिताजी कोई जवाब नहीं देते। दोनों बच्चों के पिता कोरोना से दम तोड़ चुके थे। उस रात भयानक बारिश हुई। बीमारी की वजह से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। करिश्मा और आरव अकेले ही भरी बरसात में अपने पिता को दफना कर आते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो श्यामलाल 2 मानव तस्करों के साथ घर के बाहर खड़ा था। ले जाओ इन दोनों को। गुंडे करिश्मा और आरव को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। जब वे उन्हें लेकर जंगल में पहुंचते हैं तो आरव पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर दोनों बदमाशों के सिर पर मार देता है। दोनों बदमाश बेहोश हो जाते हैं। करिश्मा और आरव जंगल से भागते हैं। वे तब तक भागते रहते हैं जब तक दिन नहीं निकल आता। जादुई सैनिटाइजर अभी भी आरव की जेब में था। अब हम घर वापस तो नहीं जा सकते, श्यामलाल हमें मार डालेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बीमारी फैली होने के कारण इस समय सैनिटाइजर की बहुत डिमांड है और हमारे पास एक ऐसा सैनिटाइजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम इस जादुई सैनिटाइजर से निकालकर सैनिटाइजर को छोटी छोटी बोतलों में भरेंगे और सस्ते दामों में बेचेंगे। अच्छा आइडिया है। आरव और करिश्मा पड़ोस के गांव में पहुंचकर सैनिटाइजर बेचना शुरू कर देते हैं। बीमारी फैली होने की वजह से सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोगों ने आरव और करिश्मा का सैनिटाइजर हाथों हाथ ले लिया। कुछ ही समय में उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। वे दोनों 5 साल तक किसी तरह पैसे कमाते रहे। अब वे बच्चे नहीं रह गए थे, बड़े हो चुके थे। कोरोना महामारी भी खत्म हो चुकी थी। अब वक्त आ गया है, हम अपना पुराना घर श्यामलाल से वापस ले लें। आरव और करिश्मा पुलिस को लेकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं। श्यामलाल मकान देने से इनकार कर देता है, तो वो दोनों कोर्ट जाकर श्यामलाल के खिलाफ केस दायर करते हैं और केस जीत जाते हैं। श्यामलाल को मकान खाली करना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।